अब तक हम एंथैल्पी और हीट ऑफ फॉर्मेशन वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं, और जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एंथैल्पी क्या है। अब मैं बात करने जा रहा हूं हेसेस लॉ के बारे में, जो हमें ये बताता है कि किसी भी एनर्जी चेंज किसी भी प्रोसेस में इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप वहां उस एनर्जी को आपने किस तरह से चेंज किया, और जाहिर बात है कि एक बाय प्रोडक्ट है एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी कि जो कि स्टेट वेरिएबल है। और इस बारे में हम बहुत मरतबा बात कर चुके हैं कि स्टेट वेरिएबल सिर्फ अपनी वैल्यू पर डिपेंड करता है, या जिन पर डिपेंड उस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि वो रिएक्शन या वो प्रोसेस कैसे हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेस लॉ जो हमें बात बताता है वो ये कि अगर A प्लस बी दो हमारे पास सब्सटेंस है, इन्हें हमने मिलाया और हमें हासिल हुआ C प्लस डी। और अब अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं टोटल चेंज इन एंथैल्पी इस रिएक्शन के बारे में, तो जाहिर बात है या तो वो ओवरऑल या तो हीट रिलीज हुई होगी या एब्जॉर्ब हुई होगी, लेकिन उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन को जिसको हम जो मेजर करेंगे वो हम सारे के सारे की हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम मेजर करेंगे, सम अप या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर ए की हीट ऑफ, ये ए जो है ये इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो फर्ज कर लीजिए HF0 है, और ये इसकी एंथैल्पी चेंज है या इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है जो हमें ए के बनाने के लिए चाहिए थी। और ये सब के सब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। उसी तरह से बी की डेल्टा H हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी, इसको मैं फर्ज कर लीजिए डेल्टा बी कहता हूं, तो इसी को एफ को इसको ए कहा, ये नॉट आ गया। और सी और डी की इसी लिहाज से इसी मुनासबत से इनकी डेल्टा एच जो है या हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो एच सी, और इसकी डेल्टा एच डी एफ डी। तो अब हम इन सब की वैल्यूज टेबल से देखकर इन्हें आपस में सम अप या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हेस लॉ में ये कहता है कि चेंज इन एंथैल्पी जिसको हम यहां मेजर करने जा रहे हैं वो डिपेंड करती है, इसका सम होती है इन दोनों का जो कि हमारे प्रोडक्ट्स है माइनस द सम ऑफ रिएक्टेंट्स, जबकि इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि उस सूरत में कि जब ये एलिमेंटल फॉर्म में अगर ये होते और इनको बनाया जाता तो इनके जो फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन थी एलिमेंटल फॉर्म से इनके किसी और फॉर्म में आने की, तो जो इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसको हम यहां पर सम अप करेंगे या ये को माइनस किया जाएगा प्रोडक्ट्स या दूसरी तरफ जो हमें चीज हासिल हुई है उससे। तो इसका मतलब यह है कि माइनस हेस लॉ के मुताबिक ये माइनस डेल्टा एच एफ ए नॉट माइनस डेल्टा एच एफ बी नॉट, ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी, यानी कि जब हम सम अप करने जाएंगे तो हम इसको एज नेगेटिव लेंगे। और ये क्योंकि ये रिएक्शन में ले रहे हैं और ये हो सकता है कि ये सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो या आपने किसी को ब्रेक करके किया हो, तो ये क्या होगा, ये पहले ब्रेक होगा, ये टूटेगा फूटेगा और इसमें तब्दीली आएगी, और फिर ये चेंज होने के बाद रीअरेंज होने के बाद हेस लॉ ये कहता है कि इसको हम सम करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट्स को हम पॉजिटिव लेंगे, उसके हम साइन में तब्दीली नहीं करेंगे, यूं कह सकते हैं। तो टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर दिस रिएक्शन या टोटल चेंज ऑफ एंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की जो टोटल चेंज होगी एंथैल्पी की वो बराबर होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर सी, फॉर यानी कि हीट एच सी के लिए डी की हीट ऑफ फॉर्मेशन, अब माइनस ये जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर ए माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर बी। और फिर जाहिर बात है कि अगर ये ओवरऑल जो अमाउंट हमारे पास अगर वो नेगेटिव होगा तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी हीट रिलीज होगी, और अगर ये ओवरऑल डेल्टा एच आर जो है ये पॉजिटिव में होगा तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक होगा, यानी आपको ये रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको हीट चाहिए होगी। चलिए अब हम इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं कुछ रियल प्रॉब्लम पे। यहां मेरे पास अमोनिया गैस फॉर्म में है जिसके मेरे पास 4 मोल्स हैं इक्वेशन में, और ये रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के डायटोमिक ऑक्सीजन से या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के 5 मोल से, जिसके नतीजे में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस के 4 मोल और पानी के लिक्विड फॉर्म में 6 मोल्स बन रहे हैं।
तो जाहिर बात है कि अमोनिया बजाते खुद एक कंपाउंड है, और अब हम टेबल में देखते हैं कि इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी है गैस फॉर्म में, और फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन पे बात करेंगे और इसी तरह मालूम करते जाएंगे। तो 1 मोल, याद रखिए ये 1 मोल और किलो जूल्स की बात कर रहा हूं, तो अमोनिया का 1 मोल बनाने के लिए मुझे जो हीट चाहिए वो भी गैसेस स्टेट में, सही। ये है, ये टर्म अप्लाई होगी -45.9, यानी कि हमें 45.9 किलो जूल्स पर मोल हीट चाहिए इस अमोनिया को बनाने के लिए, कि -45.9। ये से जाहिर हो रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि माइनस का साइन जाहिर कर रहा है कि ये हीट रिलीज कर रहा है ये रिएक्शन। इसी तरह ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में ही पाई जाती है, इसकी कोई हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होती, ये बात आप याद रखिएगा। ये कुदरती तौर पर डायटोमिक फॉर्म में ही पाई जाती है, लिहाजा इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन वो 0 ही रहेगी। ये याद रखना। हम एलिमेंटल या के मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन की बात करेंगे तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन डायटोमिक ऑक्सीजन जो है वो आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी नहीं होगी। इसी तरह नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पे आइए जी। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये गैस है, इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो 90.29 किलो जूल्स पर मोल। मैं बार बार दोहरा रहा हूं। अब पानी की तरफ आइए। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है और हमने लिक्विड फॉर्म में लिया है, ये रही इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन। लिक्विड फॉर्म में क्या है? -28.583 लीजिए जनाब, -285.83 किलो जूल्स पर मोल। अब आप सीधे सीधे चाहें तो इस सबको जमा कर सकते हैं और फिर जो भी एंड रिजल्ट आए एडिशन और सब्सट्रैक्शन के नतीजे में, लेकिन आपका जवाब गलत होगा। क्यों? आप तो ये पर मोल की बात कर रहे हैं। मैंने इसलिए मोल का लफ्ज बार बार दोहराया है। यहां पर 4 मोल हैं, यहां पर 5 मोल हैं, यहां फिर 4 मोल हैं, यहां 6 मोल हैं पानी के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मुझे ये जितनी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन मेरे पास है इसको रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अमोनिया को 4 से, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को 6 से, और 0 को मैं क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहा? 0 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रहेगा। ठीक, तो अब मेरे पास डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन, यानी इस पूरे रिएक्शन का जो डेल्टा एच है, चेंज इन एंथैल्पी इस पूरे रिएक्शन के लिए, या हीट ऑफ फॉर्मेशन कह लीजिए इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए, वैसे हम इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, चेंज इन एंथैल्पी कहेंगे। तो 4 × 90.29 ये प्रोडक्ट्स प्लस 6 × 285.83 माइनस, अब इसमें से मैं रिएक्टेंट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन को निकालूंगा। सही है। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है, ये इसके जो बनने की जो एनर्जी है, ये आपको पता है कि ये इसको हीट चाहिए, लिहाजा ये कम, अगर आप ऐसी देख लें साइड नोट के तौर पर, तो पानी की माइनस है, इसका मतलब ये कि पानी ने हीट रिलीज की है बनते दौरान, तो पानी ज्यादा स्टेबल है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो कम स्टेबल है पानी के मुकाबले में। तो अब माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट हमारे पास, ये हमारे पास अमोनिया की है -4 और ये माइनस भी था इसका 45.9, और ऑक्सीजन जाहिर बात है 0 है, तो लिहाजा इसकी कोई हैसियत ही नहीं होगी। अमोनिया का माइनस मैंने यहां पर शामिल कर दिया। अब मैं जरा कैलकुलेटर निकाल लूं, थोड़ा सा इसको सेटिंग बना लूं ताकि आप लोगों को भी देखने में थोड़ी सहूलत रहे। कहाँ रखूं? ये स्क्रीन पे बहुत ज्यादा आ रहा है। चलिए मैं यहां रख लेता हूं, आपको भी दिखाई देता है। तो मेरे पास क्या है? 4 × 90.29 × 6 प्लस 6 28 285, ये माइनस 4, ये मेरे पास 1353.82 आ गई इन दोनों रिएक्टेंट्स की टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की, सॉरी रिएक्टेंट्स की नहीं। तो अब मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया की है मेरे पास 4 × -45.9 माइनस इक्वल टू 117022,
तो ये मेरे पास आई -1170 किलो जूल्स पर मोल, या इस पूरे रिएक्शन से जो मुझे टोटल हीट या एंथैल्पी चेंज जो आएगा वो इतना आएगा, यानी कि इन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के बनने में ये तब्दीली आएगी। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, यानी कि अच्छा, ये जो रिएक्शन मैंने देखा था वो एक्सोथर्मिक था, तो अब यहां पर मैं प्रोपेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहा हूं, कंबस्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और उसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब एक बार फिर मैं प्रोपेन को तलाश करता हूं इस टेबल में, कहां गया, ये रहा आखिर वाला, ये प्रोपेन है। -104.7 इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है, तो ये जगह -104.7 किलो जूल्स पर मोल। ऑक्सीजन का मैंने पिछली एग्जांपल में भी कहा था कि ये सिर्फ 0 होगा क्योंकि ये एलिमेंट डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन अब मैं देखूंगा कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में है, तो ये -393.5 किलो जूल्स पर मोल, और हाइड्रोजन वाटर के लिए ये वही पिछले एग्जांपल से 285.83 किलो जूल्स पर मोल। अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से करूंगा, ये एक ही मोल मेरे पास है, लिहाजा इसको मैं किसी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। यहां मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इस रिएक्शन में मेरे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल 4 मोल बन रहे हैं वाटर के लिक्विड फॉर्म में, तो उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई किया। अब एक बार फिर हम वही अपना पुराना तरीका जो अभी हमने पिछले एग्जांपल में किया था, 3 इंटू 393.5 माइनस के साथ 0, और फिर 4 इंटू 285.83 माइनस साइन के साथ। फिर अब इसमें से मैं माइनस करूंगा, और याद रखिए ये किलो जूल्स पर मोल के लिए है, वो ये अब हमारे पास ओवरऑल हम इसको सम कर रहे हैं, तो अब ये आ गया -104.7, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास इस पूरे रिएक्शन का जो डेल्टा HR निकलेगा वो क्या होगा, वो होगा -2219 किलो जूल्स, अगर मैं प्रोपेन और ऑक्सीजन को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना रहा हूं, और ये जो है ये पूरे रिएक्शन में जो मुझे हीट मिलेगी इसके साथ साथ वो इतनी होगी, 2219 किलो जूल्स पर मोल होगी, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट जो है रिलीज होगी। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लिखूं तो ये हो जाएगा C3H8 और फिर 5 ऑक्सीजन, डायटोमिक ऑक्सीजन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 22196। ये जो अमाउंट है ये वो हीट है जो कि रिलीज हुई है। याद रखिए ये हीट जो है ये रिलीज हुई है, तो ये रिलीज गायब नहीं होगी बल्कि ये अपने सिस्टम में रिलीज हो जाएगी। अब हम जो है कोई अगर ये बात करें कि जी यहाँ पर कितनी हीट रिलीज हुई होगी, तो हम बड़ी आसानी से, मिसाल के तौर पर मुझे कुछ और अमाउंट दी गई है, मुझे कहा गया कि आपके पास 33 ग्राम्स ऑफ प्रोपेन है और आप इसका यही रिएक्शन करवा रहे हैं, तो सवाल ये कि उसके नतीजे में कितनी हीट रिलीज होगी। तो ये जो हीट है ये तो मुझे पूरे 1 मोल के बारे में, प्रोपेन के 1 मोल के रिएक्शन के बारे में बता रही है। ये 1 मोल मैंने यहां पर क्वांटिटी यूज की थी, सही। लेकिन अब मुझे जो है मालूम करना है 33 ग्राम, तो 1 मोल, जैसे कि इसमें आपको पता है कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो कार्बन के 3 एटम्स का मतलब हुआ 12 इंटू 3 और हाइड्रोजन के 8 का मतलब हुआ 8, ये 36 और ये 8। तो 1 मोल प्रोपेन का वो होगा 45 ग्राम्स, सही। यानी कि इसका जो मास होगा प्रोपेन का, मोलर मास जो होगा वो होगा 44 ग्राम्स पर मोल। यहां मेरे पास 33 ग्राम्स है, 33 ग्राम्स मुझे दिए गए हैं, तो 33 ग्राम्स इंटू 1/44 मोल्स पर ग्राम, सही। तो अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, ग्राम ग्राम से कट जाएगा, तो 33/44 का मतलब हो जाएगा 0.75।
मोल्स, यानी मेरे पास इस वक्त 0.75 मोल्स हैं। तो अगर मैं ये जो मेरे पास 1 मोल की सूरत में 2219 का जो अमाउंट आया था, अगर मैं इसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 33 ग्राम्स प्रोपेन के रिएक्शन से कितनी हीट रिलीज होगी। ये बनी मेरे पास 0.75 इज इक्वल टू 1664, यानी कि मेरे पास 1664 किलो जूल्स हीट रिलीज होगी अगर मैं 33 ग्राम्स ऑफ प्रोपेन का रिएक्शन करवा के इस तरह से इसको कंबस्शन प्रोसेस से गुजारूंगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा और ये तकरीबन 1600 के बराबर, 1600 किलो जूल्स के बराबर होगा। उम्मीद है ये आपको